जय हिंद साथियों, ऐत्री इंस्टीट्यूट के इस डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 9 जुलाई 2026 है और इस आज के तारीख में जो भी न्यूज़ हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा उसको डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि न्यूज़ डिस्कस करना हमारा पर्पस नहीं है। किसी भी न्यूज़ में कोई भी इशू अगर मान लो वो अब चर्चा में है, डिस्कशन में है, ट्रेंड में है, तो उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन या किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितना कंटेंट हमको उठाना है, कितना कंटेंट हमको तैयार करना है, उस नज़रिए से डिस्कस करना है ताकि यूपी की पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हमारा कंटेंट तैयार हो जाए, टॉपिक तैयार हो जाए। ठीक है। और इसलिए मैंने बताया था कि इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपका जो सोर्स है, जो रिसोर्स है, वो बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए। और हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और खासकर जो पीआईबी है, इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हैं। और इन तीनों चीज़ों में से जो भी न्यूज़, जो भी आर्टिकल, जो थीम है, जो हमारे एग्जाम के सिलेबस से या यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं उस थीम से, पीवाईक्यू को देखते हुए आपके लिए वो कंटेंट तैयार करके लाते हैं ताकि आपकी तैयारी एक सही दिशा में चल पाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर के अंत तक बने रहें, लास्ट तक देखें और सेशन में जो क्वेश्चन भी देता हूं लिखने के लिए उस क्वेश्चन को भी लिखें। और साथ में अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है, ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को, सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोर्स की बात करेंगे। तो सोर्स में मैंने हमेशा बताता हूँ कि द हिंदू हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ये ऑथेंटिक है, इसमें कुछ आर्टिकल बहुत अच्छे आते हैं। तो कुछ आर्टिकल अच्छे आते तो उससे हमारा थीम है ना, जो इशू है वो आइडिया लग जाता है। उसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस को भी डिस्कस करते हैं। इसमें भी अगर कुछ आर्टिकल ऐसा है जो हमारे सिलेबस से, हमारे जो पीवाईक्यू यूपीएससी ने पूछा हुआ है उससे लिंक करता है, तो हमारे डिस्कशन का पार्ट बनता है। और तीसरा है पीआईबी, गवर्नमेंट का जो अपडेट है। गवर्नमेंट डेली बेसिस पर जो भी इनिशिएटिव, जो भी फ्रेमवर्क, जो भी इनिशिएटिव, जो भी पॉलिसी वगैरह बनाती है, बेसिकली यहाँ पर वो अपडेट आता है। तो अगर पीआईबी फॉलो करते हैं तो सरकार से रिलेटेड हर चीज़ को आप जान सकते हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली हमको 4 आर्टिकल डिस्कस करना है। 4 आर्टिकल हमको डिस्कस करना है। द हिंदू में एक आर्टिकल आया था डेयरी सेक्टर को लेकर, और डेयरी सेक्टर एक साइंटिफिक पत्रिका है, उसने ये हाईलाइट किया था कि डेयरी सेक्टर पर जलवायु परिवर्तन का बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन से हो क्या रहा है, जलवायु परिवर्तन से एक चीज़ जो समस्या है कि जो वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक तापन है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। वैश्विक तापमान बढ़ने की वजह से जो पशु है ना, उसकी जो दुग्ध है ना, दूध देने की जो क्षमता है, दुग्ध उत्पादन में गिरावट आ रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रहा है। कुछ नए नए तरीके की बीमारी इनमें फैल रही है ना। स्वास्थ्य को लेकर बहुत तरह के संकट है। साथ में अगर देखेंगे तो जो चारा है, जो खाना पीना है इनके लिए, उसके सामने भी संकट है जलवायु परिवर्तन को लेकर। और इसीलिए ओवरऑल देखेंगे तो ये डेयरी सेक्टर के लिए निगेटिव तौर पर, है ना, नकारात्मक तौर पर इम्पैक्ट डालता है और इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे होलिस्टिक वे में, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, दूसरा आर्टिकल है भव्य औद्योगिक पार्क योजना। तो बेसिकली अलग अलग स्टेट में, है ना, अलग अलग राज्यों में जो विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है, उसको डेवलप करने के लिए ये पार्क योजना, भव्य पार्क योजना बनाने का एक लक्ष्य या पहल लॉन्च किया गया है। ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय जो है ना, उन्होंने वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने इनको लॉन्च किया है। तो देखेंगे इसको, ठीक है ना, इसको देखेंगे। बेसिकली क्या है, विनिर्माण अगर बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि एक्सपोर्ट बढ़ाना है भारत से। तीसरा आर्टिकल ये है कि भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय संबंध। अभी आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विजिट किया है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया में है। बेसिकली पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इंडोनेशिया में ही रहता है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो संबंध है वो किस प्रकार है, क्या क्या जो दौरा हुआ है उसमें क्या क्या इनिशिएटिव लागू करने की बात की गई है, फिर क्या चुनौती है, क्या समाधान होगा, हर एंगल से देखेंगे। और इंडोनेशिया में ही प्राइम मिनिस्टर ने, इंडोनेशिया की एक मंदिर है, भगवान शिव की मंदिर है, प्रम्बानन मंदिर, है ना, प्रम्बानन मंदिर, इस मंदिर में विजिट किए हैं मोदी जी, और इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो ऐसा कहते हैं कि इंडोनेशिया में ये कैसा मंदिर है जो भारत के इंडियन आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है, भगवान शिव को समर्पित है, बहुत विशाल मंदिर है, और इसकी आर्किटेक्चर जो विशेषता वो समझ लेंगे। शैलेंद्र और संजय वंश है, जावा क्षेत्र में, वहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में बहुत फेमस हुआ था 8वीं 9वीं शताब्दी में, उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो इन चारों आर्टिकल को डिस्कस करेंगे डिटेल में हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले डेयरी सेक्टर वाला आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं।
तो डेयरी सेक्टर वाला जो ये आर्टिकल है, अगर हम इसको बाय सिलेबस अगर लिंक करें तो ये हमारे सिलेबस के पार्ट में अगर देखा जाए तो ये हमारे सिलेबस से जो लिंक होगा ये इकोनॉमी का पार्ट है, इकोनॉमी से लिंक करता है। और इकोनॉमी कहाँ पूछता है? जीएस 3 में। तो जीएस 3 का ये पार्ट बनता है। और आर्टिकल क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि साइंटिफिक रिपोर्ट है ना, साइंटिफिक रिपोर्ट नामक एक पत्रिका है, उसमें एक अध्ययन, एक स्टडी आया और बताया कि जलवायु परिवर्तन से जो हीट स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है ना, साउथ वेस्ट है ना, साउथ वेस्ट इंडियन या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बेसिकली, उसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित करने की टेंडेंसी दिख रहा है। यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से हीट स्ट्रेस हो रहा है। हीट स्ट्रेस होने की वजह से जो गंगा वाला जो बेल्ट है ना, जो गंगा बेल्ट यानी नॉर्थ और जो वेस्टर्न वाला जो बेल्ट है, वहाँ पर जो बहुत बड़ी समस्या देखा गया है। इसका प्रभाव विशेषकर हरियाणा में अधिक देखा गया, क्योंकि भारत के प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में से वो एक है। तो जो स्टेट बेसिकली जहाँ पे दुग्ध उत्पादन यानी डेयरी सेक्टर बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है या उसका योगदान बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा है, उन स्टेटों में जलवायु परिवर्तन की वजह से जो हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है उसकी वजह से दुग्ध उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इस वजह से यह न्यूज़ में है। तो थोड़ा सा ना वो डिटेल हम समझ लेंगे, कंसर्न कि क्या क्या चुनौती है और क्या क्या चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे। तो जो डेयरी सेक्टर है ना, जो डेयरी क्षेत्र है, उसमें क्या दिखा कि जलवायु परिवर्तन की नेगेटिव तौर पर इम्पैक्ट पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन का। अब कैसे पड़ रहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जो हीट स्ट्रेस है, हीट स्ट्रेस की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इससे दुग्ध उत्पादन में गिरावट आ रही है। बेसिकली कहाँ पे? जो उत्तर पश्चिम भारत है, उत्तर पश्चिम जो भारत है वहाँ पे, और उत्तर पश्चिम भारत में भी जो गंगा बेल्ट वाला जो रीजन है ना, जो गंगा रिवर गंगा बेल्ट वाला जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये इनिशिएटिव, ये एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट देखा गया है। और इसी वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ में है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करना है। तो देखते हैं ना कि क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है ना। अब क्या करते हैं, डेटा देख लेते हैं, डेटा फैक्ट्स देख लेते हैं, क्या क्या एक तरह से इम्पैक्ट हुआ है, क्या क्या डेटा सजेस्ट कर रहा है ना। यानी जो रिपोर्ट आया है ना, रिपोर्ट जो आया उसमें क्या निष्कर्ष, क्या क्या डेटा, क्या क्या स्टडी में चीज़ें बताई गई है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ताप और जो आर्द्रता है ना, उसका दबाव बहुत बढ़ रहा है, जिससे दुग्ध उत्पादन में गिरावट आ रही है। अब क्या है, स्टडी के अनुसार देखोगे तो जब तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होती है ना, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है अगर 70% से अधिक हो जाती है तो पशुओं पर अत्यधिक हीट स्ट्रेस पड़ता है। और इसकी वजह से क्या है कि जुलाई अगस्त के मानसून काल में तापमान और नमी दोनों बढ़ने से गायों के शरीर पर ताप संतुलन बिगड़ जाता है। ताप संतुलन बिगड़ जाएगा तो इसके परिणाम स्वरूप जो पशु है वो कम चारा खाते हैं, कम चारा खाते हैं तो ऊर्जा का उपयोग शरीर को ठंडा रखने में करने लगते हैं। जो भी एनर्जी उसको चाहिए, जो भी वो रिसोर्सेज खाते हैं, अब शरीर को ठंडा करने में सारा एनर्जी खत्म हो गया, तो जो दुग्ध उत्पादन है वो क्या होता है, घट जाता है। ये पहला कंसर्न है। कितना घटता है देखो, यदि कोई सामान्य गाय है ना, मौसम में अगर कोई गाय है सामान्य मौसम में, अगर वो प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है, तो अत्यधिक गर्मी, ह्यूमिडिटी, उमस की वजह से उसकी जो दूध उत्पादन क्षमता है लगभग कई लीटर घट जाता है। कितना हो जाएगा? रिपोर्ट है कि 8 से 9 लीटर तक पहुंच जाता है अगर ज़्यादा गर्मी है। यानी ये क्या हो रहा है कि हीट स्ट्रेस की वजह से, हीट स्ट्रेस की वजह से सबसे पहले क्या हुआ, तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ गया, फिर उसके बाद उमस बढ़ गया है ना, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ गया। और ह्यूमिडिटी बढ़ गया तो एक तो खाना कम खा रहे हैं, खाना चारा कम खा रहा है, और जो भी खा रहा है उससे जो एनर्जी है उसका यूज़ वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में ही खर्च कर दे रहा है, तो दुग्ध उत्पादन कैपेसिटी घट जा रहा है। ये है पहली चुनौती। ठीक, दूसरा क्या है कि सर्दियों में जो तापमान का उतार चढ़ाव है उसका प्रभाव कम होता है, क्योंकि सर्दी में क्या है ना कि सर्दी में जो कोल्ड रीजन है ना, कोल्ड मौसम है, तो उसमें ठंडी का टाइम है तो हीट स्ट्रेस का प्रकोप, हीट स्ट्रेस जैसी चीज़ें आती नहीं है,
तो वहाँ पे क्या है ना कि ये देखा गया कि ठंडी में फिर ये दुग्ध उत्पादन जो क्षमता है वो कम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि थर्मल स्ट्रेस वहाँ पर नहीं होता है। लेकिन गर्मी में थर्मल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से दुग्ध उत्पादन जो क्षमता है वो घट जाता है। तीसरा तीसरा जो एक कंसर्न इसमें व्यक्त किया गया है कि वो पीईटी एक महत्वपूर्ण संकेतक है। पीईटी का मतलब पोटेंशियल इवा इवापो ट्रांसपायरेशन है ना। पीईटी मतलब पोटेंशियल इवापो ट्रांसपायरेशन, इसका मतलब क्या है? तो पीईटी का मतलब क्या है? बेसिकली वायुमंडल की नमी खींचने की क्षमता को दर्शाता है। यानी अगर पीईटी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब वातावरण में वाष्पीकरण की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है, यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। फिर अध्ययन में पाएगा कि पीईटी बढ़ने पर पशुओं में गर्मी का दबाव बढ़ता है। देख लो, पोटेंशियल इवापो ट्रांसपायरेशन का सिंपल मतलब है कि अगर पीईटी ज़्यादा है यानी वायुमंडल को ज़्यादा नमी चाहिए, ज़्यादा वाष्पीकरण चाहिए, ज़्यादा ह्यूमिडिटी यानी ज़्यादा, एक तरह से बोल सकते हैं कि नमी नमी खींचने की क्षमता उसकी ज़्यादा है, तो ज़्यादा पीईटी रहेगा, ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि उमस होगी। ज़्यादा उमस होगी तो वो जो गर्मी है, जो पशु है वो गर्मी के दबाव को झेल नहीं पाता है, समस्या होती है, फिर दूध उत्पादन क्षमता वो क्या होती है? घट जाती है। देख रहे हैं, पीईटी में प्रत्येक 1 यूनिट वृद्धि से एक भैंस की दैनिक दूध उत्पादन में लगभग 1.5 लीटर यानी 1.4 लीटर की कमी देखी गई है। अगर पीईटी में 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है तो लगभग 1.5 लीटर दूध कम देती है एक भैंस सामान्य दिन में। तो अगर पीईटी अगर बढ़ गया है तो उसके कंपेरिजन में देखेंगे, ठीक है, कंसर्न है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, पोटेंशियल वो ट्रांसपायरेशन मतलब वायुमंडल की नमी खींचने की जो क्षमता है वो, यानी उसकी वाष्पीकरण की मांग बढ़ गई है वायुमंडल की। इससे क्या हो रहा है? भारत को भारी आर्थिक एक तरह से नुकसान भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि गर्मी से उत्पन्न तनाव के कारण भारत में वर्तमान में लगभग 32 लाख टन है ना दुग्ध उत्पादन का नुकसान हो रहा है। इसका आर्थिक वैल्यू कितना है? लगभग 2661 करोड़ प्रति वर्ष। इससे अगर जलवायु अनुकूल उपाय नहीं अपनाए गए तो 2050 के दशक तक यह नुकसान लगभग 1.5 करोड़ टन यानी 5 मिलियन टन तक दुग्ध जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो देखो लगभग 5 गुना है, तो ये पैसा भी क्या हो जाएगा? लगभग 5 गुना, यानी लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है 2025 तक। और भी नुकसान होंगे, बीमारी फैलेगी, खाने पीने की दिक्कत होगी, पशु के जीवन स्तर में गिरावट आएगी। तो ये कंसर्न क्या दिखा रहा है? ये डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि सचेत होने की जरूरत है। भविष्य में दुग्ध उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का खतरा और बढ़ने वाला है। देख रहे हैं, एक रिपोर्ट है लैंसेट के अनुमान क्या है कि यदि बढ़ती गर्मी और उमस को नियंत्रित नहीं किया गया तो 2085 तक भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में लगभग 25% तक का गिरावट आ सकती है। अब ये जो है ना 25% तक, आपको पता है कि भारत में बहुत सारा जो क्षेत्र ऐसा है जो प्रोटीन के लिए, जो मिनरल्स के लिए, जो न्यूट्रिशन के लिए दूध पर डिपेंड है, बहुत एक तरह से किफ़ायती है, सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर दुग्ध उत्पादन में गिरावट 25% तक आ जाएगी तो कितने बड़े मात्रा में लोगों को जीवन पर नकारात्मक इम्पैक्ट डाल सकता है, और इसलिए क्या है? कंसर्न है, चुनौती है, ठीक है। तो सवाल उठता है कि अगर ये चुनौती है तो इसका प्रभाव क्या होगा? थोड़ा सा प्रभाव देख लेते हैं, क्योंकि जो साइंटिफिक पत्रिका है लैंसेट का जो रिपोर्ट है उसमें ये तो दिखा दिया कि भाई डेयरी सेक्टर के सामने जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या क्या समस्या आने वाला है, वो समझ लिया। तो अगर जो समस्या अगर आ गया तो उससे डेयरी सेक्टर पर क्या प्रभाव होगा, और डेयरी सेक्टर के इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव होगा, और उसकी वजह से आम जनजीवन पर क्या प्रभाव होगा, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो दुग्ध उत्पादन में गिरावट आती है तो ग्रामीण जो सुरक्षा जाल है वो कमजोर होगा। कैसे? ऐसे समझिए, आपको पता है कि भारत में जो डेयरी सेक्टर है, जो डेयरी क्षेत्र है, जो दुग्ध उत्पादन हो रहा है, दुग्ध उत्पादन हो रहा है, अगर इसमें गिरावट आई, इसमें कमी आई, तो कमी आने की वजह से क्या होगा? इसमें अगर कमी आई तो आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों का रोजगार इस पर टिका हुआ है, तो रोजगार में गिरावट आएगी ना, रोजगार में गिरावट आएगी। सबसे पहली बात क्या है? आय का स्रोत है वो ग्रामीण क्षेत्रों के, तो आय के स्रोत में गिरावट आएगी, यानी ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर में गिरावट आएगी। और इससे क्या होगी बोल सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी की समस्या, अर्थव्यवस्था में गिरावट की समस्या, रूरल जो इकोनॉमी हो उस पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
ठीक, खासकर महिलाओं पर भी बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि डेयरी सेक्टर में महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा है। तो महिलाओं पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में हम जो पहल कर रहे थे, हो सकता है कि उसको भी नुकसान पहुंचे। है ना, कि भारत में डेयरी क्षेत्र लगभग 8 करोड़ छोटे और सीमांत डेयरी किसानों को नियमित नगद आय प्रदान करता है। ये किसान भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में लगभग 85% का योगदान देते हैं। अगर प्रति पशु दुग्ध उत्पादन घटने से किसानों की आय कम होगी, जिससे लोन का बोझ बढ़ेगा, छोटे भूमिहीन किसानों की आजीविका असुरक्षित हो जाएगी, और जो मिश्रित कृषि है ना, वो मॉडल कमजोर हो जाएगा। मिश्रित कृषि में क्या करते हैं, खेती के साथ साथ पशुपालन करो। अब इससे क्या होगा, ये समस्या होगी। दूसरा देखो, दूसरा क्या प्रभाव होगा, दूसरा प्रभाव होगा कि खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, क्योंकि जो डेयरी सेक्टर में गिरावट आई है ना, जो दुग्ध उत्पादन में जो गिरावट आएगा, ठीक, तो इससे क्या हो रहा है, तो इससे बनने वाले जो उत्पाद है वो भी महंगा हो जाएगा। साथ में जो दूध की कीमत है उसका प्राइस भी महंगा हो जाएगा। यानी जहां जहां पर दूध इस्तेमाल हो रहा है, वैसे खाद्य पदार्थ की कीमत में वृद्धि आने वाली है, और इसीलिए फूड इन्फ्लेशन की समस्या बढ़ सकती है। फूड इन्फ्लेशन की समस्या बढ़ सकती है, और ये समस्या है। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन यानी क्या हो रहा है कि दूध और दुग्ध उत्पादन जैसे दही, घी, पनीर, है ना, ये भारतीय उपभोक्ता के लिए बोल सकते हैं कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो अगर मान लो इस दूध का उत्पादन घटेगा, तो इसकी आपूर्ति बाजार में कम हो जाएगी, दूध और दूध उत्पादन की कीमतें बढ़ सकती है। गरीब और निम्न आय वर्गों के लिए परिवार पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो दूध की मात्रा कम हो जाएगी। पोषण स्तर पर देख लो, पोषण स्तर पर भी निगेटिव असर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दूध पर बोल सकते हैं कि बहुत सारा प्रोटीन, न्यूट्रिशन मिलता है। साथ में कृषि का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, अर्थव्यवस्था में जो योगदान है, वो भी घटेगा, क्योंकि कृषि में हम डेयरी सेक्टर को भी शामिल करते हैं, पशुपालन सेक्टर को भी शामिल करते हैं, तो वो गिरावट आ रही है। किसानों की आय पर प्रभाव होगा। देख रहे हैं, पशुधन क्षेत्र भारत के कृषि सकल मूल्य वर्धन में लगभग 30% का योगदान देता है, और अगर डेयरी उत्पादन में कमी आएगी तो कृषि क्षेत्र की वृद्धि में प्रभावित होगा, गिरावट आएगी। किसानों की आय बढ़ने के जो लक्ष्य है, किसानों की आय को जो हम दुगुना करने का जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था निगेटिव तौर पर प्रभावित होने वाला है। ठीक है, ये अलग तरह की प्रभाव है। देखो, महिला सशक्तिकरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत के डेयरी कारोबार में महिलाओं की भागीदारी 70% से अधिक है। अब अगर दुग्ध उत्पादन गिरा तो जो महिला है, उनका रोजगार, बोल सकते हैं कि उनकी जो आजीविका है, जो आय का स्रोत है, वो खत्म हो गया ना, वो प्रभावित होने वाला है। तो महिला सशक्तिकरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। देख रहे हैं, महिलाओं की आय कम होगी, वित्तीय स्वतंत्रता प्रभावित होगी, और SDG 5 है जो जेंडर इक्वलिटी की जो बात करते हैं हम, वो 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक तरह से बाधा क्रिएट करने वाला है। जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसके लिए भी चुनौती है, क्योंकि सहकारी समिति के पास दूध की उपलब्धता कम होगी, तो डेयरी प्रोसेसिंग जो यूनिट है उसकी क्षमता प्रभावित होगी, और ग्रामीण स्तर पर डेयरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमजोर हो सकता है। यानी इतने बड़े लेवल पर प्रभाव पड़ने वाला है अगर जलवायु परिवर्तन की वजह से दुग्ध उत्पादन में गिरावट आई तो अगर इतने लेवल पर समस्या आने वाली है, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमको क्या करना है, कुछ सुधार करने हैं, कुछ समाधान ढूंढने हैं, कुछ उपाय ढूंढने हैं। ठीक है, तो क्या समाधान होगा, क्या उपाय होगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला यह है कि जलवायु प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, यानी क्लाइमेट अर्ली वार्निंग सिस्टम। क्या होगा, अगर ये जलवायु प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली हम डिस्कस कर लें, तो बेसिकली जलवायु परिवर्तन की वजह से जैसे मान लो कि किसी साल हीट स्ट्रेस ह्यूमिडिटी के बारे में हम आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो हम क्या होगा, अगर मान लो गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली, तो पहले से ही हम तैयारी कर लेंगे, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, और इससे दुग्ध उत्पादन की जो कैपेसिटी है, वो जो गिरने वाला है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, गिरने नहीं देंगे। तो कैसे होगा,
तो किसानों को पहले जानकारी मिल जाएगी और फिर कब पशुओं पर गर्मी का प्रभाव बढ़ सकता है इसके लिए समय रहते वो तैयारी करेंगे। तो क्या होगा, पशुओं को ठंडा रखने के लिए अल्टरनेट विकल्प की कोशिश होगी, लगातार पानी डालना, पानी की सुरक्षित करना, पंखा लगाना, एसी लगाना, यानी ऐसे एरिया में एक तरह से घर बनाना जहाँ पर गर्मी का प्रकोप कम हो, पानी की उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश होगी, चारे में बदलाव होगा, ऐसे खान पान देंगे जिससे शरीर ठंडा हो। ठीक है, ये सब उपाय करके हम क्या कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन यानी हीट स्ट्रेस का जो प्रभाव है वो हम कम कर सकते हैं। ठीक है, देखो यदि किसी क्षेत्र में THI हीट स्ट्रेस खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है तो किसानों को मोबाइल संदेशों के माध्यम से पशुओं की देखभाल संबंधित सलाह भी दे सकते हैं कि कैसे गर्मी के प्रकोप को, है ना, गर्मी के प्रभाव को, हीट स्ट्रेस के प्रभाव को कम कर सकते हैं और पशुओं पर नकारात्मक असर न पड़े, इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरा यह है कि प्रजनन नीतियों में बदलाव कर सकते हैं। देख रहे हैं कि वर्तमान में कई प्रजनन कार्यक्रम अधिक दूध उत्पादन पर केंद्रित है, लेकिन भविष्य में गर्मी सहने वाले नस्लों पर भी ध्यान देना होगा। तो जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन को केवल उत्पादकता बढ़ाने के बजाय जलवायु अनुकूल पशु विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। तो जैसे आपको याद होगा, हम कहते हैं कि फसल पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम हो, इसके लिए क्या पहल की जाती है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करो, है ना, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का हम सुझाव देते हैं। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि क्लाइमेट स्मार्ट डेयरी सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं, यानी क्लाइमेट स्मार्ट यानी जलवायु अनुकूल जो पशु है ना उसको विकसित कर सकते हैं ताकि गर्मी के जो नकारात्मक प्रभाव है उसको भी झेल सके। ये कोशिश की जा सकती है, जलवायु अनुकूल पशु के विकास को बढ़ावा दो, ऐसे प्रजनन, ऐसे नस्लों का विकास हो। तो नस्ल हम ऐसा बनाते हैं जिसमें ज़्यादा दूध देने की कैपेसिटी हो, लेकिन हम उसमें एक चीज़ ये भी ऐड कर सकते हैं कि ऐसे चेंजेस किए जाए, जेनेटिक चेंजेस जो गर्मी के सहन को, गर्मी के ताप को झेल सके। तो जैसे स्वदेशी नस्ल है, जैसे साहिवाल हरियाणा में है, गिर, इसके ताप सहिष्णु गुणों का उपयोग करना, ये सब बोल सकते हैं कि ताप को एडजस्ट कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो अगर इस सब चीज़ों को हम कोशिश करेंगे तो हम कह सकते हैं कि दुग्ध उत्पादन में जो गिरावट है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। देख रहे हैं, फिर जलवायु स्मार्ट पशु की बजाय, पशु के साथ साथ जलवायु स्मार्ट जो एग्रीकल्चर जो है, जलवायु स्मार्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड किया जाए, यानी जलवायु स्मार्ट पशुधन अवसंरचना को विकसित किया जाए। तो पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के माध्यम से यहाँ से फंड ले लो। अब इस फंड के माध्यम से छोटे किसानों को सहायता करो और कोशिश करो कि डेयरी फार्मों में छायादार शेड बनाया जाए, पानी के टैंक स्थापित किए जाए, स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किया जाए ताकि पानी का जो छिड़काव होगा वो लगातार हम पशु पर दे सकते हैं। तो पशुओं को क्या कर सकते हैं, उसके ताप कम हो जाएगा, तो पशु गर्मी के जो प्रकोप है उसको हम कम कर सकते हैं। फॉगर और मिस्टिंग सिस्टम, इससे भी जो इन्वायरमेंट है ना, जो डेयरी फार्म है उसके तापमान को हम कम कर सकते हैं। इस सब की व्यवस्था करने से क्या होगा, पशुओं के लिए पर्याप्त एक तरह से स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करो। इस सब की व्यवस्था इस तरह से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करते हैं तो जो पशु है उसके लिए जरूरी अनुकूल वातावरण का निर्माण होगा और क्लाइमेट चेंज का, उसकी वजह से जो हीट स्ट्रेस है, जो उमस है, उसके प्रकोप को कम कर सकते हैं। ये कुछ सजेशन है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और एक जोखिम वित्त पोषण और पशुधन बीमा, यानी अगर जलवायु परिवर्तन से होने वाली उत्पादकता अगर हानि हो रही है ना, दूध उत्पादन में जलवायु परिवर्तन की वजह से अगर कमी आ रही है तो जो भी जोखिम हुआ, जो भी कमी आई है उसकी बीमा करवाना, जो भी लॉस हुआ उसका बीमा करवाना, यानी इंश्योरेंस करवाना। देख रहे हैं, तो इंश्योरेंस करवाने से क्या होगा, कम से कम जो किसान जिसकी आय प्रभावित हुई है ना, उसको हम सुरक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं और उस पर नकारात्मक असर नहीं होने वाला। कैसे, तो जैसे देख लो, हीट इंडेक्स के आधार पर कितनी गर्मी बढ़ी, हीट इंडेक्स के आधार पर पशुधन बीमा विकसित किया जाना चाहिए। किसानों को कम ब्याज वाले ऋण दो, लक्ष्य टारगेटेड सब्सिडी दो, आपदा सहायता दीजिए, है ना। ये सब अगर उपलब्ध कराएंगे तो प्रॉपर हम सुरक्षा को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और जो किसानों की जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड जलवायु स्मार्ट डेयरी मॉडल विकसित किया जाए,
इंटीग्रेटेड जलवायु स्मार्ट, क्लाइमेट स्मार्ट यानी डेयरी मॉडल मतलब क्या होगा, जिसमें आप पशु स्वास्थ्य के सेवाओं का विस्तार करो, डिजिटल पशुधन निगरानी पर बेहतर कोशिश करो, बेहतर चारा मैनेजमेंट हो ये सुनिश्चित करो, किसानों को जलवायु प्रशिक्षण के बारे में बताओ। ये सब अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो बेसिकली क्या है, इंटीग्रेटेड क्लाइमेट स्मार्ट डेयरी सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं। और इससे क्या होगा, जलवायु परिवर्तन से होने वाले जितने भी नकारात्मक प्रभाव है, हर एंगल्स को ध्यान में रखते हुए कोशिश करनी है कि उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो, उस तरह से जो पशु है जलवायु क्लाइमेट स्मार्ट यानी जलवायु अनुकूल पशु विकसित हो, है ना। अगर दोनों चीज़ पर फोकस करेंगे तो ये उद्देश्य हम पूरा कर सकते हैं। यानी अल्टीमेट लक्ष्य क्या है कि क्लाइमेट स्मार्ट डेयरी सेक्टर को विकसित करना। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए दो चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्लाइमेट स्मार्ट जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाओ, क्लाइमेट स्मार्ट जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप किया जाए। दूसरा ये है क्लाइमेट स्मार्ट जो पशु है ना, पशुधन है, जलवायु अनुकूल जो पशुधन है उसको विकसित किया जाए। और अगर हम दोनों में अगर कोहेरेंस स्थापित कर लें, इस तरह से अगर बिल्डअप करें, तो हम जलवायु उत्पादन में के जो नकारात्मक प्रभाव है ना, उसको कम कर सकते हैं और दुग्ध उत्पादन की जो कैपेसिटी है उसको भी कम कर सकते हैं। ये उद्देश्य होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। तो अगर पूरा आर्टिकल क्लियर है तो एक क्वेश्चन लिखना है आपको कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते हीट स्ट्रेस भारत के डेयरी क्षेत्र की उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका के लिए एक गंभीर चुनौती बन रहा है। भारत के डेयरी इकोसिस्टम पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का विश्लेषण करते हुए जलवायु अनुकूल डेयरी रणनीति का उपाय सुझाइए। तो क्या चुनौती है वो बता दो, क्या प्रभाव होने वाला ये बता दो, और क्या रणनीति होनी चाहिए ये बता दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, ये आर्टिकल हमारा कंप्रिहेंसिव में जो भी कंटेंट चाहिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आपको बस लिखना है। एक क्वेश्चन देखिए प्रीलिम्स का, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, नेचर पता चलेगा कि निम्नलिखित में से कौन से उपाय जलवायु स्मार्ट डेयरी मैनेजमेंट का हिस्सा हो सकता है। तो पहले क्या है, पशुओं के लिए छायादार शेड और कूलिंग सिस्टम, ये बिल्कुल बात है, कूलिंग करेगा तो जो ताप का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम कर सकते हैं। कृषि वानिकी द्वारा प्राकृतिक छाया का विकास, ये भी जरूरी है। सूखा सहिष्णु चारा है ना, जो हीट जो रेजिस्टेंट है, उस ऐसी खान पान होना चाहिए जो गर्मी को बर्दाश्त कर सके, गर्मी को कम कर सके, यानी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, इसको बढ़ावा देना। और फिर कह रहा है कि केवल पशुओं की संख्या बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाना। तो केवल पशुओं की संख्या बढ़ाकर उत्पादन हम बढ़ाएंगे तो ये तर्कसंगत नहीं है। हर चीज़ होना चाहिए, केवल पशुओं की संख्या बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पशु की जो हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो भी बढ़ाओ। तो ये बहुत नैरो स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या है, 1 2 3, ठीक है। चौथा वाला जो है ना वो बहुत नैरो स्टेटमेंट है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा आर्टिकल है कि भव्य औद्योगिक पार्क योजना। तो भव्य औद्योगिक पार्क योजना बेसिकली क्या है, तो इसने केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री ने इसको लॉन्च किया है। तो बेसिकली होता क्या है ना, भव्य औद्योगिक पार्क योजना में क्या करने का लक्ष्य है। तो देखो, जो इंडिया है, भारत में जो विभिन्न स्टेट है, स्टेट्स में अभी हम अलग अलग स्टेट में जो निर्यात बढ़ाने के लिए, अलग अलग स्टेट से जो निर्यात होने चाहिए वो बहुत कम है। और इसके लिए एक बिगेस्ट जो फॉल आउट है, वो जो रीजन वो क्या है, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में कमी है। कमी कैसे है, तो जैसे जो उद्योग लगते हैं, जो इंडस्ट्री लगते हैं, पहले तो इंडस्ट्री लगाने के लिए जो अनुकूल पॉलिसी चाहिए वो नहीं है। दूसरा, जो लैंड एक्वाजिशन होना चाहिए उसमें कमी है। जो पर्यावरण क्लियरेंस मिलता है उसमें बहुत सारे कमी है। यानी इंडस्ट्री जिस एरिया में लगना चाहिए है ना, अलग अलग स्टेट में, उस तेज़ी से वहाँ नहीं लग रहा है। क्योंकि रीज़न क्या है, अलग अलग तरीके से क्लियरेंस जो परमिशंस है वो सब चीज़ें लगाने में बहुत टाइम लगता है ना। इसकी वजह से वर्ल्ड के लेवल पर जो निर्यात की जो पोटेंशियल है अलग अलग स्टेट का, उसमें कमी है। और इन्हीं सब समस्या को दूर करने के लिए भव्य औद्योगिक पार्क लॉन्च किया गया है।
भव औद्योगिक पार्क, भव औद्योगिक पार्क लॉन्च किया गया है और इसी वजह से ये क्या है, न्यूज़ में है। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें आप कोई पूछेगा, सिंपल उद्देश्य तो यही है, किसने लॉन्च किया, तो औद्योगिक है ना, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ये देख रहे पीयूष गोयल है और उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय है ना, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय मंत्री, ये बेसिकली पीआईबी का आर्टिकल है। तो कहाँ पे आएगा, ये इकोनॉमी से लिंक करता है, ठीक। तो केंद्रीय उद्योग है ना, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की और राज्यों से निर्यात को प्राथमिकता देने है ना, भव औद्योगिक पार्क का पूर्ण उपयोग करने तथा केंद्र राज्य उद्योग समन्वय के माध्यम से भारत के निर्यात जो प्रतिस्पर्धात्मक है उसको बढ़ावा देने का आग्रह किया है। अगर विनिर्माण कौशल यानी विनिर्माण की जो कैपेसिटी वो बढ़ेगा तो ज़्यादा निर्यात हो पाएगा, सस्ते में निर्यात कर पाएंगे, कॉस्ट कटिंग हो पाएगी, भारत के माल सस्ते विदेश से पहुंचेंगे, तो जो कंपटीशन है भारत के प्रोडक्ट का अदर कंट्री के साथ उसको हम सुदृढ़ कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इसी उद्देश्य से भव्य स्कीम लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो पूछेगा कि भव्य औद्योगिक पार्क क्या है, तो भारत औद्योगिक विकास योजना है ना, ये है भव्य का फुल फॉर्म, भारत औद्योगिक विकास योजना है ना, याद रखना, बी से भारत, ए से औद्योगिक, वी से विकास और वाई से योजना। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग यानी डीपीआईआईटी द्वारा संचालित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, सेंट्रल सेक्टर, इसकी मतलब भारत सरकार ही पूरा मदद करता है, जिसका उद्देश्य क्या है, देश भर में निवेश के लिए तैयार 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास करना है, यही लक्ष्य है। उद्देश्य क्या है, इस योजना का लक्ष्य मेक इन इंडिया, पीएम गति शक्ति योजना, इन दोनों का उद्देश्य क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के लिए, भारत को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना विकसित करके देश के जो विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग जो इकोसिस्टम है उसको मजबूत करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। इस वजह से लाया है। इस योजना के लिए देखोगे तो लगभग 33,660 करोड़ रुपया देगा और पता आपको ये सेंट्रल है ना, सेंटर सेक्टर स्कीम है। तो कोई भी सेंटर सेक्टर स्कीम का मतलब क्या है कि पूरा सहयोग केंद्र करने वाला है, सेंटर ही पूरा सहयोग करेगा, तो ये जो राशि है वो पूरा केंद्र सरकार देगा, है ना। अवधि क्या है, ड्यूरेशन क्या है, तो ड्यूरेशन है 2026-27 से 2031-32 तक के लिए, यानी 6 वर्षों की अवधि के लिए इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। यह वित्तीय सहायता फाइनेंशियल मैकेनिज्म, ठीक है। क्रियान्वयन तंत्र यानी कौन लागू होगा, कैसे होगा, तो परियोजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित जो स्पेशल है ना पर्पस जो वकील है ना उसके माध्यम से किया जाएगा, यानी कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से कुछ एक तरह से स्पेशल पर्पस वकील बनाया गया है। स्पेशल पर्पस वकील क्या होते हैं, तो टारगेटेड वे में किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए इसको बनाया जाता है। तो जैसे भव्य स्कीम को ये देखेगा, भव्य योजना से बड़े पैमाने पर घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने है ना, कॉन्ट्रैक्ट देने है ना, लैंड भूमि संबंधी जो विलंब है उसको कम करने में हेल्प मिलेगा, सप्लाई चेन को भी सुदृढ़ कर सकते हैं, इससे क्या होगा, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, फिर निर्यात की क्षमता भी बढ़ेगी, वैश्विक ग्लोबल जो वैल्यू चेन है उसमें भारत का एक तरह से यूनिफिकेशन भी होगा, है ना। यानी होलिस्टिक तरीके से बोल सकते हैं कि भारत की कैपेसिटी को भव्य औद्योगिक पार्क योजना के माध्यम से हम बढ़ा सकते हैं और इस वजह से क्या है, ये न्यूज़ में है, ठीक। तो अगर पूछेगा कि भव्य औद्योगिक पार्क क्या है, तो भारत की विनिर्माण कैपेसिटी को बढ़ाना है बस। दूसरा किसने लॉन्च किया है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत जो आता है डीपीआईआईटी, उस विभाग के अंतर्गत ये आता है। क्रियान्वयन कैसे होगा, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है, वही इसको मेंटेन कर रहा है, देखरेख कर रहा है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय संबंध। अभी हुआ क्या, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन्होंने विजिट किया है इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया में जब विजिट किया तो इस वजह से ये न्यूज़ में है कि अभी इंडोनेशिया में विजिट क्यों हुआ, जब विजिट किए तो उनके बीच क्या क्या समझौते हुए, जो समझौता हुआ तो फिर उसके बाद इंडोनेशिया के बीच क्या क्या कंसर्न है और क्या समाधान हो सकता है, हर पहलू से हम इसको डिस्कस करेंगे कंप्रेहेंसिव वे में। क्योंकि आयर में जब भी आर्टिकल आप पूछता है ना, जब भी कोई आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन में रहे तो उसको पढ़ने का तरीका बहुत फिक्स तरीका है, अप्रोच जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है यूपीएससी का, वो क्या करता है, वो आपको कभी भी न्यूज़ के बजाय इशू पर फोकस करेगा। और इशू क्या है, तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में इशू क्या होगा कि अभी जो विजिट हुआ है उसके निष्कर्ष क्या है, मतलब संबंध किस तरह से आगे बढ़ाना है, पहले वो पढ़ो आप।
फिर ये संबंध ये दिख जाएगा कैसे संबंध है, तो फिर इशू बनता है कि भाई क्या दोनों देशों के बीच में क्या समस्या है, फिर उसको पढ़ लीजिए। और समस्या होने के साथ साथ क्या समाधान हो सकता है, रोड मैप क्या हो सकता है भविष्य के लिए, ताकि दोनों देश की जो पोटेंशियल है, जो कैपेसिटी है, उसको बढ़ा सके। और अगर इस एंगल से अगर आपने इस इशू को तैयार कर लिया तो यूपीएससी लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। अगर मान लो थोड़ा बहुत चेंज भी किया लैंग्वेज, तो आपके पास कंटेंट इतना ही रहेगा, इसी में से बना के उसको लिखना है। लोकेशन देखो, इंडिया इंडोनेशिया का पहले लोकेशन। तो इंडोनेशिया कहाँ पे है, देखो ये है इंडिया। तो भारत के साउथ ईस्ट में अगर जाएंगे तो यहाँ पे है इंडोनेशिया, देख रहे हैं इंडोनेशिया यहाँ पर है। और यहाँ पे देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये जो इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट से बस भारत जो इंडोनेशिया का जो शाबांग पोर्ट है उसके बीच देख रहे हैं कितना कम दूरी है, गैप बहुत कम है। यानी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बहुत सटा हुआ है इंडोनेशिया, ठीक। और इसीलिए इंडोनेशिया का कहते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो सिक्योरिटी पर्पस है ना, उसके लिए इंडोनेशिया के साथ संबंध हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। यह है मलक्का स्ट्रेट, मतलब इधर से देखोगे तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको मिलेगा, है ना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। कहते हैं कि ये एक तरह से व्यापार के लिए बहुत मुख्य रूप से एक चैनल है, यहाँ से मुख्य रूप से एक व्यापार का एक बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा योगदान है साउथ ईस्ट एशिया से। यानी इधर से जितने भी कंट्री के साथ व्यापार करना है तो आपको इसी रूट से गुजरना होगा, और इस रूट में भारत के माल सुरक्षित तरीके से आगे बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि इंडोनेशिया के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, है ना। तो ये है लोकेशन। तो हम क्या कर लेंगे, पहले दोनों देश को जो विजिट हुआ है ना, मोदी जी का जो विजिट हुआ उससे क्या निष्कर्ष निकला उसको समझते हैं पहले, ठीक है। क्या निष्कर्ष निकला पहले उसको समझते हैं। देखो पहले इसको समझो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी, कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसको 2018 में भारत और इंडोनेशिया ने स्थापित किया था। और इसी के पहल में, है ना, इसी के बोल सकते हैं कि प्रक्रिया में ये विजिट मोदी जी का हुआ है। दोनों देशों के बीच मौजूद जो रिश्ते वो बहुत पुराने हैं, सभ्यतागत रिलेशन है, सांस्कृतिक रिलेशन है, समुद्री संबंध भी है। और जब इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है और जो वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे डीएनए की जांच की जाए तो वो इंडियन डीएनए मिलेगा। जब मैं भारतीय म्यूजिक सुनता हूँ तो मेरे शरीर में वो कंपन होता है, कंपन होता है, इसका मतलब इंडियन डीएनए है। ये कितनी बड़ी बात है एक राष्ट्र के लिए। इंडोनेशिया में जो भी आप वहाँ पे कल्चर देखोगे तो आपको वहाँ पे कहते हैं कि रामलीला मनाया जाता है ना। परमानंद परमानंद जो मंदिर है जावा द्वीप पे, है ना, वो बेसिकली क्या भगवान शिव को समर्पित है, जो इसके बाद जो आर्टिकल आएगा, है ना। तो इंडियन आर्किटेक्चर का वहाँ बेहतर एग्जाम्पल दिखेगा। सांस्कृतिक रिलेशन है, बौद्ध धर्म भी वहाँ मनाया जाता है, तो बौद्ध धर्म की वजह से आप बोल सकते हैं कि भारत का बौद्ध धर्म तो जन्मस्थली है, तो उस डायमेंशन से भी रिलेशन जुड़ता है, ठीक है। तो सभ्य का सब कल्चरल रिलेशन है, समुद्री संबंध है ना, सभ्यतागत रिलेशन है। बेसिकली इसका जो दायरा है ना, दायरा बहुत निम्नलिखित क्षेत्रों तक विस्तृत है। तो देखो राजनीतिक संवाद करना है, रक्षा सहयोग के क्षेत्र में सहयोग करना है, समुद्री सुरक्षा के लेकर सहयोग करना है, व्यापार और निवेश के लिए सहयोग करना है, डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए सहयोग करना है, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करना है। अब ये कैसे होगा एक एक करके मैं देखता हूँ आपको जो अभी विजिट हुआ है उसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक है। यानी क्या है, भारत इंडोनेशिया शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या है। तो सबसे पहले राजनीतिक एवं रणनीतिक सहयोग की बात की गई है। कैसे, तो कोशिश क्या है कि भाई नियमित हम शिखर बैठक, है ना, शिखर सम्मेलन करें, बैठक आयोजन करें, ज्वाइंट कमीशन मीटिंग करें, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेंट की एक तरह से स्थापना करें, है ना। पार्लियामेंट्री एक्सचेंज को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की गई है। दोनों देश एक दूसरे के यहाँ पर टेक टैंक, विश्वविद्यालय और पॉलिसी जो एक्सपर्ट्स हैं उसके बीच सहयोग बढ़ाने की बात की गई है। यानी ये जो राजनीतिक सहयोग है, अगर मान लो इस तरह से डायलॉग अगर दोनों देश के बीच बढ़ेगा, संवाद, पहला कोशिश तो होती है कि संवाद बढ़े, अगर संवाद बढ़ेगा तो बोल सकते हैं कि आपस में कोऑपरेशन भी बढ़ेगा, सहयोग भी बढ़ेगा, समन्वय भी बढ़ेगा, और इसलिए ये जरूरी है, ठीक। दूसरा क्या है कि रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग करने की बात की गई है। क्यों, क्योंकि आप देखो इंडियन ओशन में, आप ये मैप देखिए, इंडियन ओशन में जो इंडोनेशिया का जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन भारत के जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसके जस्ट पास में है। तो ये अगर मान लो इस पूरी रीजन में, है ना, समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग मजबूत होगा। रक्षा सहयोग, समुद्री सहयोग करने की वजह से क्या है, पूरे इंडियन ओशन में बोल सकते हैं कि भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है। भारत का जो इनिशिएटिव है महासागर, वो इसी के अनुकूल है। तो अगर भारत और इंडोनेशिया आपस में सहयोग करते हैं तो इस पूरी रीजन में क्या होगा, सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। तो इंडोनेशिया की सुरक्षा वो भी मेंटेन होगा, भारत की सुरक्षा वो भी मेंटेन होगा।
इस पर कोशिश की गई है। कैसे होगा? तो कहते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल रक्षा डिफेंस तकनीक को आपस में डेवलप करना है, यानी सहयोग से उत्पादन करना है। जॉइंट ऑपरेशंस है ना, सैन्य अभ्यास, हाइड्रोग्राफी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में सहयोग बढ़ाया गया है। अब इंडोनेशिया ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहता है भारत से, इस पर बातचीत भी हुआ है। अब ब्रह्मोस मिसाइल अगर इंडोनेशिया भारत से खरीदेगा तो चाइना वाला भी एंगल आएगा, चाइना नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रह्मोस मिसाइल के लेकर बातचीत चल रही थी, ये दिखाता है दोनों देशों के बीच किस तरह के संबंध है। फिर देखो, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा पर कोशिश की गई है कि आतंकवाद, आतंकी वित्त पोषण, उसको लेकर कोशिश की गई, क्योंकि इंडोनेशिया क्या है, पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। मुसलमान की सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंडोनेशिया में ही रहते हैं और पूरा वर्ल्ड आतंकवाद से पीड़ित है। इंडोनेशिया भी पीड़ित है, भारत भी पीड़ित है। तो आपस में सहयोग करके कम से कम काउंटर टेररिज्म जो पहल है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो आतंकवाद की बात करके बेसिकली पाकिस्तान को मैसेज दिया है। ठीक है। व्यापार और निवेश को भी बढ़ाने की कोशिश है कि आसियान इंडियन ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की समीक्षा जल्द पूरी करने पर सहमति है। बेसिकली इंडोनेशिया क्या है, आसियान का भी मेंबर है और आसियान बेसिकली 11 देशों का एक ब्लॉक है जो साउथ ईस्ट एशिया में है और भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंडोनेशिया, यानी उसके जो मेंबर है इंडोनेशिया, उसके साथ संबंध सुदृढ़ हो। तो अगर संबंध सुदृढ़ होगा तो आपस में व्यापार भी बढ़ेगा, ये भी उद्देश्य है। अगला है कि महत्वपूर्ण जो खनिज है और जो औद्योगिक सहयोग है उसमें भी कोशिश की गई है सहयोग बढ़ावा देने की। तो देखो, क्रिटिकल मिनरल्स, रियर अर्थ एलिमेंट्स, स्टील सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने पर समझौते किए हैं। ठीक है। फिर देखो, स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा सहयोग पर भी बात की गई है। स्वास्थ्य, ऊर्जा सहयोग पर अभी जिस तरह से यूएसए, ईरान और इजराइल का जो क्राइसिस है और जिस तेज़ी से वो बढ़ रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया, भारत और इंडोनेशिया क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, समुद्र का बहुत सारा पोटेंशियल है। तो बोल सकते हैं कि समुद्री जो बोल सकते हैं वहाँ पर जो जल ऊर्जा है ना, ठीक, टाइडल एनर्जी जो है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन, एलएनजी, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग करने पर बातचीत की गई है। ठीक है। टाइडल एनर्जी जो है ना, समुद्र की वजह से उसको हम ह्रास कर सकते हैं। लेकिन अगर संबंध इतना ही प्रगाढ़ है तो सवाल उठता है कि कुछ ना कुछ चुनौती तो होगा, समस्या तो होगी, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में चाइना का दबदबा बढ़ रहा है। तो चाइना भी एक प्लेयर आता है, एक कंसर्न क्रिएट करता है। तो हम हर एंगल से समस्या देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, ट्रेड डेफिसिट। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है लेकिन व्यापारिक संरचना में असंतुलन बना हुआ है। इंडोनेशिया से भारत का आयात विशेषकर कोयला, पाम ऑयल और खनिज अधिक है, जबकि भारत के निर्यात की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है। तो जो ट्रेड डेफिसिट है ना वो भारत के पक्ष में है, यानी भारत का असंतुलन है, भारत कम निर्यात करता है और इस वजह से रिलेशन क्या है, एक लिमिटेशन है। तो अगर रिलेशन को बढ़ावा देना है तो क्या होगा, व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना होगा। अगला यह है कि जो पाम ऑयल हम वहाँ से आयात करते हैं उसको लेकर पर्यावरण संबंधी विवाद भी है। कैसे? इंडोनेशिया विश्व के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक देशों में से एक है। अब पाम ऑयल उत्पादन करने की वजह से क्या हो रहा है, पाम ऑयल उत्पादन करोगे, इंडोनेशिया उत्पादन कर रहा है तो बेसिकली उसे वनों की कटाई करती है, जैव विविधता को नुकसान होता है। इसको इन्वायरमेंट कंसर्न है और कंसर्न है तो इसको लेकर समस्या है। जैसे देखो, इंडोनेशिया में वर्षा वनों की कटाई का प्रभाव ओरंगुटान जैसे वन्य जीव और जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है। तो अगर वो पाम ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो, है ना, इंडोनेशिया, भारत वहाँ से लेता भी है, तो अगर वो इसी तरह से पाम ऑयल को अगर बेचेगा या एक्सपोर्ट करता है तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, जो इकोसिस्टम है, वो निगेटिव तौर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये भी चुनौती है। तो अगर पर्यावरण को देखना है, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना है तो पाम ऑयल को एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो भारत के लिए मुश्किल होगी। ये समस्या है कि बैलेंस कैसे बनाएं, है ना। समुद्री सुरक्षा को लेकर चुनौती है कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्र भागीदारी है, पर दक्षिण चीन सागर में चीन का दबदबा, अवैध मछली पकड़ना, समुद्री डकैत, समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर चुनौती मौजूद है। जो मलक्का स्ट्रेट है उसमें सुरक्षा कैसे मेंटेन करें, क्योंकि वहाँ उस रूट से भारत के बहुत सारे प्रोडक्ट जाते हैं। देख रहे, इंडोनेशिया के नातूना सागर के क्षेत्र में चीन की गतिविधियाँ सुरक्षा चिंता का विषय रही है। अब चीन अगर इस तरह से गतिविधि बढ़ाएगा तो वो इंडोनेशिया के लिए क्या है, चुनौती क्रिएट करेगा। तो भारत की विजिट एक मैसेज भी है चीन को कि अगर इंडोनेशिया ने मैसेज दिया कि अगर चीन इसी तरह से परेशान करेगा तो भारत के साथ अपनी गतिविधि वो बढ़ाएगा। कनेक्टिविटी की कमी है। देख लो, इंदिरा पॉइंट के जस्ट नज़दीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जस्ट नज़दीक है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्यक्ष समुद्री और हवाई संपर्क सीमित है। बेहतर कनेक्टिविटी व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है लेकिन कोशिश नहीं हो रही है।
देख रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के बीच समुद्री संपर्क की अपार अवसंरचना है, लेकिन इसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता क्योंकि इंदिरा पॉइंट के जस्ट बगल में है। तो अगर वो कनेक्शन स्थापित हो जाएगा, एक रूट बन जाएगा, तो हम आपस में क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग में बहुत सीमाएं हैं। देखो, ब्रह्मोस मिसाइल पर हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर रक्षा औद्योगिक साझेदारी बहुत सीमित है ना। तो जो सैन्य तकनीक है, रक्षा खरीद है, संयुक्त उत्पादन में अधिक विस्तार की आवश्यकता है, ये कोशिश होनी चाहिए। तो इतने मल्टीपल लेवल पर चुनौती है और इस चुनौती की वजह से समस्या है। एक सबसे बड़ा फैक्टर इसमें जो चुनौती है वो चाइना फैक्टर, कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में चाइना जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो भारत के लिए और इंडोनेशिया के चैलेंज क्रिएट करता है। लेकिन अगर इंडोनेशिया भारत के साथ ज़्यादा संबंध अगर सुधार लेगा और संबंधों इस तरह से सुधारा कि ये मैसेज गया कि ये संबंध चीन के विरुद्ध है, तो चीन भारत को मुश्किल में डाल सकता है और इंडोनेशिया के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकता है। इसीलिए चीन को एक लेवल तक दोनों देश नाराज नहीं कर सकता, इसीलिए संबंध उसी हिसाब से बढ़ावा देते हैं और संबंधों को बोलते भी कि ये रणनीतिक सहयोग है, यानी व्यापारिक सहयोग है ना। इसको रक्षा संबंधों के नज़रिए से न देखा जाए। लेकिन चीन को लगता है कि ये अंदर खाने कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से क्या है, कंसर्न क्रिएट कर रहा है। तो सुझाव क्या होगा, है ना, दोनों देशों के अगर संबंधों को मजबूत करना है तो क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करो, व्यापार और निवेश को बढ़ाओ, सहयोग को बढ़ाओ। ये जो एग्रीमेंट है, आसियान इंडियन ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, इसकी समीक्षा को पूरा करके आपस में जो व्यापारिक पोटेंशियल है ना, इसको तेजी से बढ़ाओ, तभी हो सकता है। डिजिटल भुगतान, जैसे देखो भारत इंडोनेशिया में डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य और बुनियादी छात्रों में निवेश बढ़ा सकता है। भारत के पास वो एक्सपर्टीज है ना, टेक्निकल कौशल है, जिसको निर्यात कर सकता है इंडोनेशिया को। इससे क्या होगा, पोटेंशियल सुधरेगा। अगला पॉइंट देखिए, समुद्री सुरक्षा में सहयोग करना है, तो ताकि समुद्री सुरक्षा को मेंटेन कर सके तो क्या करें, ज्वाइंट नौसैनिक अभ्यास करो, इन्फॉर्मेशन को शेयर करो, मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस, यानी समुद्री सुरक्षा को लेकर जो भी अवेयरनेस चाहिए उसको बढ़ाइए। इसको बढ़ावा देकर क्या कर लेंगे, फिर अवैध मछली पकड़ने को रोको, समुद्री डकैती और तस्करी से रिलेटेड जो भी चुनौती है उसको कम करने की आवश्यकता है, आपस में सहयोग बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। देख रहे हो कैसे, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के बीच समुद्री और हवाई संपर्क विकसित किए जाने चाहिए। साथ ही इससे पीपुल्स एंड पीपुल कनेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो रूट स्थापित हो जाएगा तो डायरेक्ट लोगों के बीच में संपर्क स्थापित होगा, और डायरेक्ट लोगों के बीच में संपर्क स्थापित होगा तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो पोटेंशियल है ना सहयोग को लेकर, वो बहुत बढ़ सकता है। क्योंकि सांस्कृतिक तौर पर देखोगे तो इंडोनेशिया और भारत क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। मैंने कहा ना कि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति उन्होंने कहा था कि जो अगर मेरा डीएनए चेक किया जाए तो वो भारतीय इंडियन डीएनए निकलेगा। भारत के जो म्यूजिक सुनता हूँ तो मेरे शरीर में एक अलग कंपन होता है, अपनापन फील होता है। ये क्या है, सांस्कृतिक सहयोग है ना, पीपुल से पीपुल कनेक्ट बढ़ सकता है ऐसे चीज़ों को लेकर। सॉफ्ट पावर जो डिप्लोमेसी है उसको हम इन्हांस कर सकते हैं। और बेसिकली भारत पूरे वर्ल्ड में जो मुसलमान का जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर, और इंडोनेशिया क्या सबसे ज़्यादा है, तो पहले और सेकंड नंबर पर जो इस्लामिक या बोल सकते हैं कि मुस्लिम डोमिनेंट या जो पॉपुलेशन है, उस दोनों देशों के बीच में आपस में कोऑपरेशन करके अरब कंट्री को, पाकिस्तान को एक मैसेज दिया जा सकता है कि देखो हम मुसलमान या इस्लाम विरोधी नहीं है। ठीक है, इस तरह से। चलो फिर क्या कर सकते हो, क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा साझेदारी में सहयोग करना है। फिर उसके बाद रक्षा सहयोग का विस्तार करो, रक्षा तकनीक, संयुक्त उत्पादन की कोशिश करो, सैन्य प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ा सकते हैं। अगर इस सब पर कोशिश की जाएगी तो इस सब पर कोशिश करने से क्या होगा, हमारा पोटेंशियल, हमारा सहयोग और बढ़ेगा, मजबूत हो पाएगा, दिक्कत दूर हो पाएगी। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है इंडिया और इंडोनेशिया वाला हमने होलिस्टिक तरीके से डिस्कस कर लिया। क्या संबंध की जो स्थिति थी, क्या पहल हुआ वो बताया, क्या चुनौती थी वो समझाया, और क्या सुझाव हो सकता है वो समझा दिया, साथ में लोकेशन भी दिखा दिया। तो जब भी इंडिया इंडोनेशिया को रिलेटेड करके अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें वो मैप जरूर दिखाइए। ठीक है, चलिए इंडोनेशिया से रिलेटेड एक लास्ट आर्टिकल है हमारा, वो क्या है, प्रम्बानन मंदिर है ना, प्रम्बानन मंदिर है। तो बेसिकली क्या हुआ, इंडोनेशिया में जब मोदी जी विजिट किया ना, तो उन्होंने क्या किया, भारत के प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के योग्यकर्ता है ना, योग्यकर्ता स्थित बेसिकली प्रम्बानन मंदिर कैंपस में एक अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और पुनर्स्थापन परियोजना का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है,
उसका उद्देश्य है कि प्रमनानंद मंदिर परिसर के संरक्षण, ऐतिहासिक संरचनाओं की बहाली और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया है। यानी प्रमनानंद मंदिर जो है ना, उसकी जो ऐतिहासिक विरासत है, जो आर्किटेक्चर, जो विशेषता है, उसको कंजर्व या प्रोटेक्ट कर सके, इस दिशा में भारत और इंडोनेशिया सहयोग करेगा। इसी वजह से ये न्यूज़, ये आर्टिकल चर्चा में है। ठीक है, तो प्रमनानंद मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। प्रमनानंद मंदिर कहाँ पर? इंडोनेशिया में है। तो प्रमनानंद मंदिर है ना, स्थानीय नाम देखोगे तो इसको रोरो जोग्रांग भी कहते हैं या लोरो जोग्रांग भी कहते हैं। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल हिंदू मंदिर परिसर है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू आर्किटेक्चर यानी इंडियन आर्किटेक्चर का एक शानदार उदाहरण है। इसकी ऊंची संरचनाएं, सुंदर पत्थर की नक्काशी, भव्य डिजाइन उस समय यानी दक्षिण पूर्व एशिया के हिंदू संस्कृति के प्रभाव को दर्शाते हैं। ऐसा कहते हैं कि 8वीं-9वीं शताब्दी में जो इंडियन जो आर्किटेक्चर है, जो भारतीय साम्राज्य, जो भारतीय जो शासक थे, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वहाँ पर। और कहते हैं उस टाइम में जो शासक थे ना, वो हिंदू शासक नहीं थे, जैसे शैलेंद्र, संजय डायनेस्टी, है ना। तो ये क्या दिखा रहा है? इन्फ्लुएंस को दिखा रहा है। ठीक, ये मंदिर शैव परंपरा की कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, कहाँ पे है लोकेशन? तो बेसिकली इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह क्षेत्र ज्वालामुखी मिट्टी से बनी उपजाऊ मैदानों में स्थित है। याद रखना, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर उपस्थित है। ठीक है, कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता है? ये डायनेस्टी है शैलेंद्र और संजय वंश का स्वर्ण काल को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, दक्षिण पूर्व एशिया में, है ना, दक्षिण पूर्व एशिया में अगर जावा, जो अभी आइलैंड के नाम से जाना जाता है, वो बोल सकते हैं जो इंडोनेशिया का पार्ट है, जावा में 8वीं-9वीं शताब्दी में, है ना, संजय और शैलेंद्र और संजय वंश का बहुत बोल सकते हैं कि एक तरह से प्रभाव था, वहाँ पे वो शासन था। और ये संजय और शैलेंद्र डायनेस्टी जो दिखाता है वो भारतीय साम्राज्य से भी प्रभावित था। हिंदू कल्चर, हिंदू रीति रिवाज को स्थापित किया और इसी समय बहुत बड़े लेवल पर इंडियन आर्किटेक्चर का विकास दिखाई पड़ता है, जिसमें ये सबसे बड़ा फेमस कौन सा है? प्रमनानंद मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। तो याद रखना है, प्रमनानंद मंदिर का निर्माण लगभग 9वीं शताब्दी, है ना, में संजय वंश के शासनकाल में हुआ था। संजय वंश के शासनकाल में। तो जो संजय वंश है ना, वो क्या है? भगवान शिव बोल सकते हैं कि भगवान वो शैव संप्रदाय से बिलोंग करते थे। और जो शैलेंद्र है वो बौद्ध संप्रदाय से बिलोंग करते थे, महायान बौद्ध संप्रदाय। तो बौद्ध संप्रदाय या बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, संजय वंश शैव वंश के संरक्षक थे। दोनों क्या है, एक तरह से इंडियन कल्चर से बहुत लिंक करता है। तो जो संजय वंश बाद में आया ना, इन्होंने बनाया था, इनके शासनकाल में बना था प्रमनानंद मंदिर। यह जावा में शैव हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और प्रभाव का प्रतीक है। इसके पास स्थित बौद्ध स्मारक, है ना, बोरोबुद्दुर के समान एक भव्य शाही निर्माण के रूप में बनाया गया। तो जो बोरोबुद्दुर, जो भव्य जो बौद्ध स्मारक है, इसको किसने बनाया? शैलेंद्र वंश ने। और संजय वंश ने प्रमनानंद मंदिर बनाया, जो कि शैव संप्रदाय से बिलोंग करते थे। 1991 में ये प्रमनानंद मंदिर को बेसिकली यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। और 1998 में इंडोनेशिया की सरकार ने इसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपत्ति का दर्जा दिया। और सरकार की तरफ से प्रोटेक्शन देने की बात, सरकार की तरफ से इसको कंजर्वेशन करने की बात की जाती है। तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अगर जाओगे तो जगह जगह पर आपको हिंदू आर्किटेक्चर, है ना, इंडियन आर्किटेक्चर, हिंदू जो संस्कृति है, जो मंदिर है, जो वास्तुकला है, उसका एक मिश्रित रूप दिखाई पड़ेगा। और इसलिए ये दिखाता है कि 8वीं-9वीं शताब्दी यानी उस प्राचीन काल में भारतीय साम्राज्य यानी भारतीय शासकों का कितना इन्फ्लुएंस है। जो चोल साम्राज्य है, जो राजेंद्र है ना, चोल साम्राज्य के जो शासक है राजेंद्र वन, उनका भी इन्फ्लुएंस वहाँ पर दिखाई पड़ता है। लेकिन समय सकाल बदला, अभी का जो रहन सहन है, जो रिलीजन वहाँ पर अलग है। लेकिन अगर आप संस्कृति देश में विजिट करेंगे तो आपको भारतीय संस्कृति की छाप दिखाई पड़ती है। और इसी संदर्भ में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति ने वो कहा था कि अगर हमारे डीएनए यानी हमारे डीएनए की अगर जांच कराई जाए तो वो इंडियन डीएनए निकलेगा। और अगर हम इंडियन म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे शरीर में एक अलग कंपन दिखता है। वहाँ पर जो प्रमनानंद मंदिर, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर है, ये हिंदू धर्म संस्कृति का एक प्रतीक है, भगवान शिव को समर्पित है। मोदी जी विजिट भी वहाँ पर किए। ठीक है, तो आज हमने 4 आर्टिकल डिस्कस किया और ये चारों आर्टिकल हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हमने उसमें उतना ही कंटेंट डिस्कस किया, साथ में क्वेश्चन भी डिस्कस किया, ताकि आपको एक ट्रेंड, एक आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं।
ठीक है, उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट है ना, उनको करंट अफेयर्स के लिए सही स्ट्रेटजी, सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस मिल सके। और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा लेना, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।